जीवर्स आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स के क्लास में आज हम लोग 6 अगस्त 2025 से जुड़े नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार पर जो भी टॉपिक्स होंगे हम उनको लेंगे, टेकअप करेंगे और उस पर जो भी फैक्ट्स और कंसेप्ट्स हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होंगे उन पर हम बात करेंगे। आप भी इसको नोट करिएगा और एक सिनॉप्सिस बनाते जाइएगा। वैसे आप चाहें तो जो हमारा मंथली मैगजीन है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जो आज हम टॉपिक्स टेकअप करेंगे वो ये 9 टॉपिक्स हैं। ठीक है। एक तो अ, इनको ये पढ़ने से अच्छा है कि आप इनको 9 जो टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए और हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर। सत्यपाल मलिक का निधन, ये आपको याद होगा कि बिहार के ये 27वें गवर्नर थे और काफी मुखर ये गवर्नर ये माने जाते रहे हैं। बिहार में इनका जो कार्यकाल था वो 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 21 अगस्त 2018 तक था। ये 27वें गवर्नर थे। कार्यकाल तो नहीं पूछेगा लेकिन ये सीक्वेंस जो है ये पूछा जा सकता है। इनका निधन जो है 5 अगस्त याद रखिएगा। अक्सर क्या होता है कि डेट जो है हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इतना आसान लगता है तो इसलिए 5 अगस्त याद रखिएगा। ये 5 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। एक तो हम अपने स्टेट के बारे में जानते हैं, बिहार के बारे में। एक ये जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं। तीसरे ये गोवा के रह चुके हैं। लास्ट में इनको मेघालय भेजा गया था। आपको शायद याद होगा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए जो एक मनमुटाव हुआ था इनका, जो जो यूनियन गवर्नमेंट के जो भी लीडर्स हैं, तो इनको फिर मेघालय भेजा गया था। और ये बिहार के रहते हुए ये उड़ीसा के भी ये इंचार्ज रहे थे। ठीक है ना। ये एडिशनल चार्ज में ये रहे थे। तो फुल फ्लेजेड ऐसे देखा जाए तो 4 स्टेट के, और टोटल में अगर देखा जाए तो ये 5 स्टेट के ये गवर्नर ये रह चुके हैं। ये ऐसे जो इनका जो जन्म है, अगर ये देखा जाए तो जन्म इनका 24 जुलाई 1946 को ये हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में बागपत जिला है, वहीं से इनका जन्म हुआ, मतलब वहीं जन्म हुआ। इन्होंने अपनी जो राजनीति है वो चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में किया। और ये काफी ये शुरू से एक्टिव रहे थे। और इनका 1980 में ये राज्यसभा के मेंबर बने। उसके बाद जो है ये लोकसभा के भी मेंबर बने और उसके बाद ये राज्यपाल भी बने। तो इनका जो है काफी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्रा था। और सबसे बड़ी बात है कि मुखरता के लिए जाने जाते थे। तो इनके निधन से एक मुखर व्यक्तित्व हमने खोया है। ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है 67,000 करोड़ की रक्षा खरीद, यानी 67,000 करोड़ का जो डिफेंस परचेज है उसके लिए कल 5 अगस्त को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में काम करता है। और उसकी बैठक में डिसीजन हुआ कि 67,000 करोड़ रुपए का आर्म्स जो है ये और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीदा जाए। तो एक ये देना पड़ता है कि हमको नीड है, डिपार्टमेंट को नीड है और इसके लिए खरीदना जरूरी है। तो ये चीज कल किया गया। अब इसमें देखिए, जो विमान होते हैं, लड़ाकू विमान जो होते हैं, उनके लिए जो पायलट्स के पास में थर्मल नाइट साइट इमेजरी यंत्र होता है, जो कि उनको रात में क्लियर विजन के लिए हेल्प करता है। दूसरी तरफ ये ब्रह्मोस है, उसका फायर कंट्रोल सिस्टम,
लॉन्चर हैं, बराक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और ड्रोन्स का तो महत्व आजकल इतना बढ़ गया है कि अब इसको, ये तीनों सेना के जो हमारे तीनों अंग हैं उनको ये ड्रोन्स बड़ी संख्या में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो ये जो है अ, अभी आप कुछ हाल के वर्षों में देख रहे होंगे कि भारत बहुत बड़ा ग्लोबल इंपोर्टर भी है और धीरे धीरे एक्सपोर्टर भी बनते जा रहा है। जैसे कि पिछले क्लास में हम बताए थे, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ में आर्म्स डील पहले भी हुआ था, फिर ये होने वाला है। इसी के जैसा फिर इंडोनेशिया के साथ में, थाईलैंड के साथ में, और भी बहुत सारे देश हैं जिनको भारत आर्म्स का एक्सपोर्ट करता है। और ये 2024-25 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें 23,500 करोड़ रुपीस का ये हमने ये किया था, एक्सपोर्ट किया था। तो ये चीज जो है, और आप जानते होंगे कि इंपोर्ट करने के मामले में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सिपरी। सिपरी जो है इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। ये पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के आर्म्स डील के बारे में ये लेखा जोखा रखता है, और वर्ल्ड की एक बहुत रेपुटेड एजेंसी है ये। इसके अनुसार भारत जो है फर्स्ट पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में आर्म्स के इंपोर्ट इंपोर्ट करने में। उसके अनुसार 9.8% शेयर पूरे आर्म्स का जो डील होता है पूरे वर्ल्ड में, वो 9.8% इसका अकेले है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरे स्थान पर ये सऊदी अरबिया है, तीसरे स्थान पर कतर है, चौथे स्थान पर यूक्रेन है, और पांचवें स्थान पर पाकिस्तान है। तो इस तरह से हम जो बोल रहे हैं आप उसको भी नोट करिएगा, और बाकी जो है समझने का भी प्रयास करिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। गृह मंत्री श्री अमित शाह, ये काफी लंबे समय तक गृह मंत्री के रूप में कार्य करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और श्री लाल कृष्ण आडवाणी का जो रिकॉर्ड था उसको इन्होंने तोड़ा। इन्होंने श्री गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा था। श्री अमित शाह 30 मई 2019 से अभी तक गृह मंत्री के पद पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज है, ये एक, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, एग्जाम में। फिलीपींस के बारे में हम पहले भी आपको बताए थे, और फिर आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि एक तो जान लीजिए कि कोई भी फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं तो उनको दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उनको ठहराया जाता है, बात किया जाता है। अगर ठहराया नहीं भी जाता है तो जो भी ऑफिशियल फंक्शन होता है वो हैदराबाद हाउस में होता है। ये सवाल पूछा भी जा सकता है। तो 5 अगस्त को दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई, और उसमें 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ और 5 घोषणाएं हुई। अब इनमें जो भी एमओयूज साइन हुए तो निश्चित रूप से उसमें कई एरियाज हैं जिनके आधार पर इनके साथ में एमओयूज हुआ। एक तो आप देख रहे होंगे आजकल एक टर्म है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट
फिलीपींस के साथ इंडिया ने किया। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा बात कि एयरफोर्स और जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनके बीच में, दोनों देशों के बीच में एक ट्रेनिंग और एक एक्सरसाइज के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाएगा और ये चीज को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो कन्विक्टेड और सेंटेंस्ड जो पर्सन्स हैं जिनको सजा हो चुकी है इंडिया में भी, जो फिलीपींस के हैं, और फिलीपींस में वैसे व्यक्ति इंडिया के जिनको सजा हो चुकी है, ये दोनों जो है म्यूचुअल एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अगला है साइंस एंड टेक में दोनों देशों के बीच में एक कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की गई है। तो ये जो है काम करेगा। फिर पीपल टू पीपल एक्शन और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा, इसके लिए किया गया। तो ये अब देखिए, ये जो टूरिज्म वाला बात है ना, इसमें कल्चरल और घूमने फिरने दोनों के बीच में पीपल टू पीपल एक्शन को बढ़ाया जाएगा। तो ये यहाँ पर एमओयू साइन हुआ। टोटल ऐसे इसको कैटेगराइज करके आप अगर पीटी में अगर आता है तो 9 एमओयू साइन हुए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ये करेंगे। अगले टॉपिक पर आते हैं। अमेरिका जो है अवैध प्रवासियों को, अवैध प्रवासी तो आपको पता ही है कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं कितने इस विषय को लेकर चिंतित और गंभीर रहते हैं। तो उसको देखा जाए। एक्चुअली अब इनका जैसे है कि शुरू में इन्होंने क्या किया कि इंडिया के जो सिटीजन्स थे और जो अमेरिका में रह रहे थे, इनको ये सीधे इंडिया भेज दिए, बेड़ी हथकड़ी लगा के चाहे जो भी हो, इंडिया भेज दिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो इंडिया, जो इंडियन है या मान लीजिए कोई भी कंट्री का, अब उसको अगर वो चीन का है, वो चाइना का है, उसको थर्ड कंट्री को भेज देंगे। और इसमें ये चुन रहे हैं जैसे कि रवांडा वगैरह जो कंट्री है उसको, और रवांडा जो है ये एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो देखिए, रवांडा हुआ, साउथ सूडान, ये रवांडा हुआ, साउथ सूडान हुआ, एस्वातिनी हुआ। तो ये सारे देश जो हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश के सिटीजन को, जो बड़े देश के जो सिटीजन, जो मान लीजिए अच्छे खासे लोग वहाँ गए हैं अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, और उनको रवांडा और साउथ सूडान जैसे कंट्री में भेज दिया जाए तो उनकी स्थिति और नारकीय हो जाएगी। तो लेकिन ट्रम्प साहब का डिसीजन के बारे में बहुत कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और लॉजिक नहीं मतलब लगा सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग। चांद पर परमाणु बिजली, थोड़ा अटपटा लग सकता होगा, लेकिन ये एक कोशिश है जो कि हो रही है। और इसके लिए नासा ने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक वो 100 किलोवाट का बिजली मून पर वो प्रोड्यूस करने का क्षमता डेवलप कर लेगा। ठीक है, जरूरत क्यों है कि यहाँ पर जो हम अपना सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, कोई मिशन भेजते हैं, कोई रोवर है, तो होता क्या है कि वो तो काम करता है, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। वहां पर हम सोलर प्लेट लगाते हैं जो कि सन से लेता है। लेकिन मून पर क्या है कि जो 1 ल्यूनार डे है वो क्या होता है, 4 सप्ताह का होता है। ठीक है, तो 2 सप्ताह सनलाइट और 2 सप्ताह डार्क। तो ये जो चार्जर है ना, ये बैटरी है, ये चार्ज नहीं हो पाते हैं ठीक से, खासकर इस पीरियड में। और तो और, अभी जैसे कि आपने देखा कि चंद्रयान 3 वगैरह भी जो है
इंडिया, ये साउथ पोल पे गया, और अभी साउथ पोल पर सबका फोकस है। तो साउथ पोल पर और ज्यादा मुश्किल है, सन रेज नहीं आता है। तो इस कारण से वहां पर एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इससे निपटने के लिए सारे देश, खासकर चाइना, रसिया, यूएसए, जापान, ये सब जो है सोच रहे हैं कि वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश किया जाए और वहां बिजली की जो कमी है वो पूरी की जाए। ठीक है, हम लोग अब आगे आते हैं मणिपुर में। तो ये राष्ट्रपति शासन जो है, ये लगाने की बात लगा हुआ तो है ही, लेकिन वो खत्म हो रहा है, 6 महीना उसका बीत रहा है। तो ये अब इसको लोकसभा से पारित हो गया था, अब ये कल राज्यसभा से भी पारित ये हो गया। ठीक है, अब ये 13 अगस्त से एक्सटेंड हो जाएगा और शांतिपूर्वक चलेगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार का गौरव पार्क। ये जो आप मैरीन ड्राइव जिसको बोलते हैं, तो ये मैरीन ड्राइव का फॉर्मल नाम क्या है? जेपी गंगा पथ। आप देखेंगे कि ये गंगा है मान लीजिए, और ये पटना है। तो ये जो बांस घाट है, यहाँ आप देखे होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक समाधि बना हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर, यहीं के आसपास के इलाका में, 10 एकड़ के इलाका में, 10 एकड़ कम नहीं होता है। तो इस यहाँ क्या किया जाएगा कि अ, एक बिहार गौरव पार्क बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? बिहार गौरव पार्क। ये गौरव पार्क, गौरव जो नाम दिया गया है, ये बिहार के जो हेरिटेज साइट्स होंगे उनका रेप्लिका, उनकी आकृति यहाँ बनाकर स्थापित की जाएगी। और वो किससे बनेगा? वो बनेगा जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे, ठीक है ना, उनसे बनेगा। जैसे कि जो स्क्रैप मटेरियल्स हैं, जैसे कि टायर है, बैंगल्स है, ब्रोकन पाइप्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बॉटल्स है, तो ये सारे जो स्क्रैप्स होंगे उनसे इनको बनाया जाएगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा, टूरिज्म भी होगा, ब्यूटिफिकेशन भी होगा। और इसमें सिलेक्ट किया गया है कि कौन कौन से मोनूमेंट्स को स्थापित किया जाएगा। या राजगीर का विश्व शांति स्तूप, सीतामढ़ी का पुनौरा धाम, नालंदा यूनिवर्सिटी जो प्राचीन वाला था उसका खंडहर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का खंडहर, विष्णुपद मंदिर का रेप्लिका, शेरशाह सूरी जो सासाराम में है टाउन, ये मकबरा जो है पूरा जल के अंदर, मतलब चारों तरफ से तालाब है, बीच में है। तो ये मुंडेश्वरी टेम्पल का। तो ये सारा जो है, और उस पर जो है मंजूषा कला, मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला, सुजनी कला, ये सब पर जो है ये दिया जाएगा। और मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी जो भारत के, जो बिहार के बड़े बड़े विभूति हैं हमारे। तो आर्यभट्ट हुए, चाणक्य हुए, ये जयप्रकाश नारायण हुए, दशरथ मांझी हुए, तो इनका जो है यहाँ पर ये दिया जाएगा। तो ये एक कोशिश हो रही है, 10 एकड़ में इसको किया जा रहा है। खर्च भी आएगा, लेकिन चलिए, ब्यूटिफिकेशन में तो आता ही है। एशिया रग्बी अंडर 27, ये इस खेल के बारे में पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। एक तरह से ये फुटबॉल जैसा ही होता है, ठीक है ना। 15-15 खिलाड़ी जो है इसमें रहते हैं। ये बिहार में पहली बार आयोजित हो रहा है, 9 से 10 अगस्त को राजगीर में, जो नया वाला खेल परिसर बना है। इसमें 9 देशों की 16 टीमें भाग ले रही हैं। 9 देश कौन है? भारत, चीन, यूएई, हांगकांग, हांगकांग, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया। और इसका यहाँ पर पहली बार आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक देखिए, बॉल जो है इसका, यही एलिप्सॉइड, इसको आप ठेठ भाषा में अंडाकार कह सकते हैं। ये इसका बॉल होता है। ठीक है, तो यही आज का सारा टॉपिक्स है। आप लोग इसको ध्यान से अपना सिनॉप्सिस बनाइएगा। थैंक यू।